Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to cover the most important questions for business organization and management subject of degree first semester for unit 5. So I'm going to give the complete explanation students. Each question carries 12 marks. These are very easy answers and you can write them as it is. Just understand the concept and learn the side headings. Inside you can write on your own. ये सिर्फ target based questions है. Question number 1. What is delegation of authority? What are its principles and features? Delegation of authority का मतलब है अपना काम दूसरों के साथ बांटना. शेयरिंग योर वर्क विद अदर्स. एक मैनेजर अपना काम अपनी टीम के साथ बांटता है और उन्हें पावर भी देता है कि उस वर्क से रिलेटेड वो फैसले कर सके, डिसीजंस ले सके. फिर भी मैनेजर एंड रिजल्ट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है. फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो कि अपने एम्प्लॉय से कहता है कि जाकर एक रिपोर्ट बनाओ. एम्प्लॉय रिपोर्ट बनाकर लाता है, काम कर कर लाता है, लेकिन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है अगर रिपोर्ट में कोई भी मिस्टेक्स है तो. प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन. क्या रूल्स है डेलीगेशन करने का, दूसरों को अपनी ड्यूटी देने का. सबसे पहला है बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये ज़रूरी है कि मैनेजर्स इनफ अथॉरिटी दें या फिर पावर दे अपने एम्प्लॉयज़ को जब वो काम एलोकेट करते हैं, ताकि वो उस अथॉरिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी, अपने वर्क को कंप्लीट कर सकें. अगर किसी एम्प्लॉय के पास काम तो है लेकिन अथॉरिटी नहीं है डिसीजंस लेने की, तब वो उस काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक टीम का लीडर जिसे एक जिम्मेदारी दी गई है प्रोजेक्ट के लिए, उनके पास इतनी अथॉरिटी, इतना पावर होना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सके. सेकेंड इज क्लियर ड्यूटीज. ये इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को जब काम देता है तो उन्हें काम क्लियरली एक्सप्लेन करे, क्या करना है, कैसे करना है और कब तक ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियरली नहीं दिए गए तो एम्प्लॉयज़ मिस्टेक्स कर सकते हैं. थर्ड प्रिंसिपल इज वन बॉस रूल. एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एक ही बॉस से मिलने चाहिए. अगर दो मैनेजर्स हैं, दो डिफरेंट ऑर्डर्स देते हैं तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे एक एम्प्लॉय दो ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस एक ही वक्त पर फॉलो नहीं कर सकता. फोर्थ प्रिंसिपल इज अकाउंटेबिलिटी. एक मैनेजर काम तो दे देता है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसकी होती है, उसके रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैनेजर की होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सेल्स की टीम है और अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाती है, तब मैनेजर को जवाब देना पड़ता है कंपनी को. फिफ्थ इज सुपरविजन. मैनेजर को अपना काम डेली बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए, जिससे मदद मिलती है एम्प्लॉयज को कि वो ट्रैक पर रहें. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय कोई मिस्टेक करता है तो मैनेजर उसे जल्द से जल्द सही कर सकता है, करेक्ट कर सकता है. फीचर्स ऑफ डेलीगेशन. क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ड्यूटीज को डेलीगेट करने के. सबसे पहला है गिविंग अथॉरिटी. मैनेजर पावर देता है एम्प्लॉयज को. फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर अलाउ करता है एक टीम लीडर को कि वो बाकी टीम मेंबर्स की लीव्स को अप्रूव करे. सेकेंड इज शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. किसी भी टास्क को अगर कंप्लीट करना है तो उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉय की होती है, लेकिन एंड रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट का लॉन्च फेल हो जाता है तब मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को ब्लेम नहीं कर सकता. थर्ड इज एम्प्लॉय ग्रोथ. जब ड्यूटीज को दिया जाता है, यानी कि डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है एम्प्लॉयज के लिए, तब एम्प्लॉयज न्यू स्किल्स सीखते हैं और ग्रो करते हैं अपनी फील्ड में. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय को मैनेज करने को दिया जाए किसी भी प्रोजेक्ट को, तब वो लीडरशिप स्किल्स सीखता है और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखता है. फोर्थ इज टाइम सेविंग. डेलीगेशन करने से मैनेजर्स का टाइम बचता है और वो दूसरे इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और एम्प्लॉयज जो है वो छोटे मोटे टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. फिफ्थ वन, ट्रस्ट. जब कोई मैनेजर डेलीगेट करता है ड्यूटीज अपने एम्प्लॉयज को, तब ये ज़रूरी है कि ट्रस्ट होना चाहिए. मैनेजर को एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो काम जो है वो अच्छा करेंगे, और एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट होना चाहिए मैनेजर पर कि उन्हें मैनेजर का सपोर्ट मिलेगा. लास्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. क्यों ज़रूरी है डेलीगेशन. सबसे पहला कि काम बहुत जल्दी होता है, फास्टर वर्क. जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं तो काम टाइम पर फिनिश हो जाता है. सेकेंड इज बेटर स्किल्स. एम्प्लॉयज नए स्किल्स सीखते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. थर्ड इज हैप्पी एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को लगता है कि उनकी अहमियत है जब उन पर भरोसा करके उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं. लास्ट इज मोर फोकस फॉर मैनेजर्स. मैनेजर्स प्लानिंग पर और बड़े फैसलों पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं. सो दिस वॉज द एंड ऑफ फर्स्ट आंसर. लेट अस मूव टू द सेकेंड आंसर नाउ. Question number 2. What is control? Explain the various steps required in controlling process.
एक मैनेजमेंट में कंट्रोल का मतलब होता है इस बात का ख्याल रखना कि कंपनी में हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान जा रही है या नहीं। ज़रूरी है कि चीज़ों को चेक किया जाए कि हर चीज़ सही है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए या फिक्स किया जाए। स्टेप्स इन द कंट्रोल प्रोसेस। क्या स्टेप्स होते हैं कंट्रोल के? फर्स्ट इज सेटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब ये है कि डिसाइड करना कि क्या आपको अचीव करना है कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अपने गोल सेट कर सकती है कि उन्हें कितने प्रोडक्ट्स बेचने हैं या फिर कितना ज़्यादा खुश वो अपने कस्टमर्स को रखना चाहते हैं। ये सारे गोल्स जो हैं वो मेजर करते हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। सेकेंड इज मेजरिंग परफॉर्मेंस। इस स्टेप में आप चेक कर सकते हो कि चीज़ें कितनी अच्छी जा रही हैं, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, सेल्स के नंबर्स देख सकते हो, अपने कस्टमर्स से इंक्वायर कर सकते हो कि वो खुश है या नहीं, या फिर ये भी चेक कर सकते हो कि वर्कर्स अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कस्टमर्स से फीडबैक ले सकते हो उन लोगों से सर्वे का फॉर्म भरवा कर, जिसमें वो लिखेंगे कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद आई हैं और क्या नहीं। थर्ड इज कंपेयरिंग रिजल्ट्स। जो गोल्स आपने सेट किए थे उन गोल्स के साथ आप एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करोगे अपने कंपनी के। ये स्टेप करने से होता ये है कि आप अपने गोल्स का एक ट्रैक रख सकते हो कि जो आपने सोचा था क्या वही है या फिर कोई भी डिफरेंस है रिजल्ट में। फोर्थ इज एनालाइजिंग डिविएशंस। अगर कोई डिफरेंस है कि जो आप अचीव करना चाहते थे और जो आपने एक्चुअली अचीव किया है, तब ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि ऐसा क्यों हुआ है। आप क्लोजली वेरीफाई करोगे कि चीज़ें इस तरह क्यों आई हैं, डिफरेंस क्यों आया है चीज़ों में, और समझने की कोशिश करोगे। लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप एक्शन ले सकते हो उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपना कंपनी का प्लान चेंज कर दो, या फिर अपने वर्कर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे दो, या फिर कंपनी की एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करो जिस तरह वो की जाती हैं। लास्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल। क्यों ज़रूरी है कंट्रोल एक मैनेजमेंट के अंदर? नंबर वन इज इट कीप्स थिंग्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में चीज़ें जाती हैं। सेकेंड इज हेल्प्स द कंपनी रीच इट्स गोल्स। कंट्रोल से कंपनी के गोल्स को रीच करने में मदद मिलती है। थर्ड इज मेक श्योर एवरीवन इज फॉलोइंग द रूल्स। ये मेक श्योर करता है कि हर एम्प्लॉय अपने रूल को फॉलो करे। नेक्स्ट इज हेल्प्स द कंपनी लर्न एंड इम्प्रूव। कंपनी को सीखने को मिलता है कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कंपनी के लिए क्या सही है, और इस तरह कंपनी इम्प्रूव करती है। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स कंपनीज कैन मेक श्योर दे आर ऑलवेज डूइंग द बेस्ट एंड अचीविंग देयर गोल्स। सो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके कंपनी जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकती है। Question number 3. This is the last question of this unit, which is most important. State advantages and disadvantages of centralization and decentralization of authority. तो हर बार ये दोनों नहीं पूछता, कोई एक पूछता है, या तो centralization पूछेगा या फिर decentralization. So this is a clubbed question. लेकिन अगर आप इसको पढ़ लो तो दोनों में से जो भी आए आप कर सकते हो। First is centralization of authority. इसका मतलब होता है कि जो टॉप लीडर्स होते हैं कंपनी के, वही कंपनी के मेन डिसीजंस लेते हैं, मेन फैसले। जो टॉप पर लीडर्स होते हैं वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, और जो लोअर लेवल वर्कर्स होते हैं उनके पास कम ताकत होती है फैसले लेने की। नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब होता है कि फैसले जो है वो मैनेजर्स और वर्कर्स जो कि अलग अलग लेवल पर काम करते हैं कंपनी में, वो सब लेते हैं मिलकर। जो टॉप लीडर्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रीडम देते हैं दूसरों को कि वो अपने चॉइसेस खुद ले सकें बिना उनसे पूछे। इससे मदद मिलती है जल्द से जल्द फैसले लेने में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्या फ़ायदे हैं एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होने के, यानी कि जब टॉप लीडर्स फैसले लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। फर्स्ट इज क्लियर लीडरशिप। कुछ ही लोग जो कि टॉप पर होते हैं वही फैसले लेते हैं। इससे क्लियर होता है कि कौन इंचार्ज है चीजों का। सेकेंड इज कंसिस्टेंट डिसीजंस। क्योंकि बहुत कम लोग फैसला ले रहे हैं, इसलिए आसान हो जाता है ये देखना कि सारी कंपनी में हर कोई वही डिसीजंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। थर्ड इज बेटर कंट्रोल। टॉप लीडर्स आसानी से चेक कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं कंपनी में क्या होता है। फोर्थ इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि पैसा, लोग, बेस्ट वे में, क्योंकि इन रिसोर्सेज को लीडर्स मैनेज करते हैं। लास्ट वन इज फोकस स्ट्रैटेजी। लीडर्स जो है वो लंबे समय के गोल्स जो है कंपनी के उस पर फोकस कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों पर डिसीजंस ले।
डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्या नुकसान होता है जब टॉप लीडर्स ही फैसले लेते हैं? फर्स्ट इज स्लो डिसीजंस, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डिसीजंस लेने में बिकॉज टॉप लीडर्स के पास हर बार जाना पड़ता है चीज़ों को अप्रूव करवाने। सेकेंड इज लिमिटेड आइडियाज़ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो कि लोअर लेवल पर काम करते हैं उन्हें कम चांसेस मिलते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए। इससे होता यह है कि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो दबकर रह जाती है। थर्ड इज़ टू मच वर्क फॉर लीडर्स, लीडर्स के पास बहुत सारे फैसले हो सकते हैं जो कि उन्हें लेने हों और इसकी वजह से उनका काम जो है बहुत टफ हो जाता है। फोर्थ इज़ हार्ड टू अडेप्ट, एक कंपनी को अगर ज़रूरत पड़ती है बदलने की तो वो जल्दी नहीं बदल सकती बिकॉज फैसलों को टाइम लगता है। फिफ्थ इज़ डिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स, टॉप लीडर्स को समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है जो कि वर्कर्स फेस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। एज आई टोल्ड यू, डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर्स और बाकी डिफरेंट लेवल पर काम करने वाले लोग फैसले लेते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट वन, फास्टर डिसीजंस, लोअर लेवल पर जो मैनेजर्स काम करते हैं वो जल्द से जल्द फैसले लेते हैं और उन्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ता टॉप लीडर्स की परमिशन का या अप्रूवल का। सेकेंड इज़ मोर मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है कि वो जिम्मेदार हैं और उन्हें ये भी लगता है कि उनकी वैल्यू है और वो खुश रहते हैं अपने जॉब्स में। थर्ड इज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी, एक कंपनी जो है वो चेंज कर सकती है और एडजस्ट कर सकती है बिकॉज क्विक डिसीजंस की वजह से प्रॉब्लम्स जल्दी फिक्स हो जाती हैं। फोर्थ इज़ मोर आइडियाज़, एम्प्लॉयज़ के पास फ्रीडम होता है कि वो नए आइडियाज़ के साथ आएँ और नए सोल्यूशंस के साथ। फिफ्थ इज़ बेटर कस्टमर सर्विस, मैनेजर्स जो हैं वो सॉल्व कर पाते हैं कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को फास्टर लेवल पर क्योंकि उनका ज़्यादा कंट्रोल होता है डिसीजंस पर। अब डिसएडवांटेजेस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के, यानी कि जब डिफरेंट लेवल्स पर काम करने वाले कंपनी के लोग फैसला लेते हैं तो उसके नुकसान क्या है? फर्स्ट इज़ हार्ड टू कोऑर्डिनेट, क्योंकि फैसले बहुत सारे लोग लेते हैं एक कंपनी में तो मुश्किल हो जाता है ये देखना कि हर कोई कोऑर्डिनेशन के साथ सेम वे में काम कर रहा है या नहीं। सेकेंड इज़ इनकंसिस्टेंट डिसीजंस, कंपनी के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग डिसीजंस ले रहे हैं तो इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है एम्प्लॉयज़ के बीच। थर्ड इज़ हायर कॉस्ट, ज़्यादा मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग कंपनी के पार्ट्स में जो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इट कैन बी एक्सपेंसिव। फोर्थ इज़ वेस्टिंग रिसोर्सेज, अलग अलग टीम्स अलग अलग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगी जिससे काम जो है वो एफिशिएंटली नहीं होगा और कई सारे रिसोर्सेज ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। फिफ्थ इज़ हार्ड टू कंट्रोल, मुश्किल हो जाता है टॉप लीडर्स ऑफ कंपनी का हर चीज़ के ऊपर ध्यान रखने में जो भी चीज़ें कंपनी में होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही में कुछ अच्छे पॉइंट्स और कुछ बुरे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है।